हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ, करम जली। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू, अभी हमारा ब्याह नहीं करो। मालती के मुंह से निकला वाक्य अभी पूरा ही नहीं हो पाया था कि गाल पर बाबू की पांचों उंगलियां छप गईं। उसकी करहा निकल गई, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बाबू मालती और उसकी अम्मा को धारा प्रवाह कोस रहे थे। छिनाल जोन करम अपने कले तोन बिटिया के सिखावत हुई। हरामी हो दाई, आज ही तोहके बचा ले ही, अब नहीं था तोहर के काट के आंगन में गाड़ दे। बाबू के मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनकर मालती की जीभ तालू से चिपक गई। लगा कि अब कभी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। बाबू जब नाराज होते थे भोजपुरी में बोलने लगते थे, जैसे गुस्सा निकालने के लिए भोजपुरी में ज़्यादा शब्द हों। बाबू के कड़क मिजाज का नमूना आए दिन ही उसे मिलता रहता था। खाने में नमक ज़्यादा होने पर बाबू थाली फेंक देते थे। कुर्ते में एक दो सिलवट पड़ी दिख जाए तो दोनों हाथों से मसल कर जमीन पर फेंक देते थे। लेकिन आज तो हद हो गई। वह ज़्यादा परेशान इस बात से थी कि बाबू ने अम्मा को छिनाल कहकर माँ की गंदी गाली दी है। तब उनकी आंखों से घृणा टपक रही थी। खैर, उसने कभी बाबू को अम्मा पर प्रेम से लहलहाट होते नहीं देखा था, लेकिन छिनाल भी पहली बार सुना। गाय समान अम्मा, जिसको बाबू के सिवाय किसी गैर मर्द से बात करते नहीं देखा, उस पर लांछन। बाबू के इस रूप को वह पहली बार देख रही थी। बाबू अम्मा के लिए जहर उगलते जा रहे थे और अम्मा उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगती जा रही थी। मालती को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि बाबू के अंदर सोया ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह तो 12वीं की परीक्षा देना चाहती थी, इसलिए बाबू से अभी शादी ना करने की गुहार कर रही थी। अम्मा पहले से ही राजी थी, लेकिन बाबू से कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। मालती बचपन से ही देखती आई है कि अम्मा केवल घर के काम में लगी रहती है, बाहर से उसे कोई मतलब नहीं रहता। रेलवे में टीटी की नौकरी करने वाले बाबू यानी लालता प्रसाद मिश्रा की इजाज़त के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता है। बाबू ट्रेन लेकर दूर जाए या दिन भर ड्यूटी बजाकर घर लौट आए, 3 कमरे के रेलवे क्वार्टर के दरवाजे के अंदर ही अम्मा की पूरी दुनिया सिमटी रहती। सोच में डूबी मालती की तंद्रा अम्मा के स्पर्श से टूट गई। अम्मा उसके गाल सहलाती जा रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मालती उनकी बेबसी को समझ रही थी। बाबू घर से जा चुके थे। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक एक दूसरे से चिपटकर रोती रही। रोते रोते आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। अम्मा उठो, चाय चढ़ा दो, बाबू के आने का टाइम हो रहा है। अम्मा हड़बड़ाकर उठी और रसोई में चली गई। बर्तन की खटर पटर से लगा कि अम्मा ने चाय चढ़ा दी है। मालती भी उठी और मुंह धोने चली गई। बाहर के दरवाजे की सांकल बजी। मालती भागी और दरवाजा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। बाबू चुपचाप दरवाजे के अंदर आ गए। उनके हाथ में पॉलिथीन में कुछ था। पकड़ाते हुए बोले, ये समोसा मिठाई अम्मा के दे जाके, तैयार हो, लड़का वालन देखे आवत हैं, कोनो हरामपत्ती नहीं चली। मालती ने डरते हुए पैकेट पकड़ा। सामान्य दिन होता तो अब तक वह पैकेट खोलकर वही गरम गरम समोसे खाने लगती, लेकिन आज उसे समोसे की महक भी अच्छी नहीं लग रही थी। भारी कदमों से वह अंदर रसोई में गई और अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। अम्मा उसके मनोभाव समझ रही थी, लेकिन वह भी मशीन की तरह बाबू के आदेशों का पालन करने को मजबूर थी। अम्मा उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और अपना बक्सा खोल दिया। जो मन करे साड़ी निकाल ले बिटिया, अम्मा यह कहकर खड़ी हो गई। कोई और दिन होता तो मालती पगला जाती। उसे अम्मा की लाल पीली साड़ियाँ बहुत पसंद थी। जब कहीं शादी ब्याह में जाने के लिए अम्मा तैयार होती तो मालती उनको एकटक देखती रहती और पूछती, अम्मा भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, मुझे क्यों नहीं ऐसा बनाया? अम्मा हंसकर कहती, धत पगली तो ज़्यादा सुंदर है। जब तक छोटी थी इस जवाब से मालती खुश हो जाती, लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई उसे लगने लगा कि अम्मा उसे बहलाने के लिए ऐसा कहती है। वह बाल काटते समय शीशे में अपना चेहरा देखती तो उसे अम्मा से जलन होने लगती। कहाँ दूध से सफ़ेद अम्मा, कहाँ तावे रंग की वह। बाबू का रंग उसने पाया है। बाबू की तरह बाल भी घुंघराले हैं। अम्मा के सीधे बाल आज भी कमर से नीचे तक लहराते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लपेट कर जूड़ा बनाए रहती है। चल जल्दी से साड़ी पसंद कर बिटिया। अम्मा की आवाज़ से वह वर्तमान में लौट आई। जो चाहो पहना दो अम्मा, मालती सीधी सपाट आवाज में बोली। पीछे से बाबू की कड़क आवाज गूंजी, माई बिटिया गलचोर बाद में करिए, हाली करा, वो लोग आवत हुई। आवाज सुनते ही जैसे
अम्मा के 4 हाथ हो गए। फटाफट मालती को साड़ी पहनाकर वह रसोई में चली गई। मालती अपने बाल बनाने लगी। दिल में फूंक उठी कि अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। बेमन से उसने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और बाल पीछे कर बैक पिन लगा ली। आज नेचुरल लिपस्टिक लगाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर अम्मा के बक्से पर पड़ी। अभी ताला खुला था। टाइम पास करने के लिए वह अम्मा की साड़ी देखने लगी। सबसे ऊपर रखी थी सुर्ख लाल रंग की जरी बॉर्डर वाली साड़ी। ये उसने अम्मा के लिए पसंद की थी। माँ ने होली में पहनी तो उनसे नजर ही नहीं हट रही थी। भूरी साड़ी चमेली बुआ लाई थी। मालती को ये एकदम पसंद नहीं आई थी। उसने अम्मा से कहा था किसी को दे देना, बहुत बेकार साड़ी है, लग रहा है किसी बर्तन धोने वाले की साड़ी है। अम्मा ने उसके मुंह पर हाथ धरते हुए कहा था चुप रहो, बाबू न सुन ले नहीं तो बुरा मानेंगे। उनकी बहन ने दी है, जैसी है पहन लूंगी। अम्मा का संतोषी स्वभाव यहाँ भी सामने था। पीली बैंगनी फिरोजी साड़ी कितनी सुंदर है। अम्मा के शरीर पर इंद्रधनुष के चटक रंग कितने अच्छे लगते हैं। तभी धानी रंग की साड़ी पर उसकी नजर गई। ये साड़ी तो अम्मा को पहने कभी नहीं देखा। अम्मा तो इस रंग की साड़ी कभी पसंद नहीं करती। होली में साड़ी बेचने वाले भैया आए थे, तब ऐसे ही रंग की कढ़ाईदार साड़ी उसे पसंद आई थी। उसने अम्मा से कितना कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ये रंग उन्हें इतना पसंद नहीं है। उसने धानी साड़ी उठाई और रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। अम्मा ने देखा तो बोल पड़ी, अरे संभाल के अम्मा, ये साड़ी तो तुम्हारी नहीं है। मालती ने सवाल उछाला। अम्मा के चेहरे पर कई तरह के रंग उभरे। लगा चोरी पकड़ी गई हो। अम्मा हकलाते हुए बोली, मेरी साड़ी है लेकिन पहनती नहीं। मालती के जैसे बाछें खिल गई और बोल पड़ी, अम्मा मुझे दे दो अनारकली, कुर्ता बनवा लूंगी। अम्मा ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से साड़ी लगभग छीन ली। अम्मा के इस व्यवहार से वह हतप्रभ थी। अम्मा तो कभी ऐसा नहीं करती। वह कुछ बोलती इससे पहले कारों में डोरबेल की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोज की तरह बाबू ने उसे दरवाजा खोलने के लिए आवाज़ नहीं दी, खुद ही चल पड़े। लड़के वाले आ गए थे। मालती को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मन में आया कि जैसे हिंदी सिनेमा की पुरानी हीरोइनें आंखें भिगोकर लड़के वालों के सामने जाती थी और रिजेक्ट कर दी जाती थी, वैसा ही कुछ करे या बाबू की आंख बचाकर लड़के से इनकार करने को कह दे। एक बात और मन में उमड़ घुमड़ रही थी कि हो सकता है लड़का उसका रंग देखकर रिजेक्ट कर दे। सोच विचार के तार बाबू की आवाज़ से टूट गए। मालती की अम्मा, आओ भाई, भाभी जी इंतजार कर रही हैं। बाबूजी की आवाज़ बड़ी मुलायम लग रही थी। इससे पहले तो कभी अम्मा को इतने प्यार से बुलाते नहीं सुना। बाबू के बनावटीपन पर उसे कोफ्त हुई। अगले ही पल उसे अच्छा भी लगा कि कृत्रिम ही सही अम्मा को प्यार के बोल सुनने को तो मिले। बाहर के कमरे से बातचीत की आवाज़ उसके कान में पड़ने लगी। हमारी बिटिया घर के कामकाज में माहिर है, खाना इतना अच्छा बनाती है कि जो एक बार खा ले तो कभी भूले ना। पेंटिंग बनाने का शौक, सुरीली। कोई और दिन होता तो वह फूल कर कुप्पा हो जाती, लेकिन आज उसे अपनी तारीफ पे चुप रही थी। तभी अम्मा आ गई। पहले तो उसे देखते रही, फिर बोली, चल बिटिया। मालती ये तुरंत चल पड़ी। मालती हाथ में नाश्ते की ट्रे संभालते कमरे में लगभग कांपते हुए पहुंची। 1 मिनट के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आओ बेटी। अम्मा की आवाज़ से उसे सहारा मिला। ट्रे मेज पर रखने के लिए झुकी और सीधा होने लगी तो सामने घूरती 2 आंखों से आंखें टकरा गईं। पेट के अंदर तक अजीब सा बबूला घूम गया। फिर अम्मा की आवाज़ का सहारा मिला, बेटी बैठ जाओ। अचकचाकर वह बैठ गई। हाथ अपने आप नमस्ते की मुद्रा में जुड़ गए। मुंह से दबी सी आवाज़ निकली, कान तक बस स्ते पहुंचा। वह चुपचाप बैठी रही। बाबू की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी, बेटी सबको नाश्ता परोसो। वह यतवंत्र उठी और नाश्ते की प्लेटें लगाने लगी। प्लेटें पकड़ाने के दौरान एक नज़र वह सामने वाले के चेहरे पर डाल रही थी और अनुमान लगा रही थी कि उस लड़के से क्या रिश्ता होगा। प्लेटें देने के साथ ही वह समझ चुकी थी कि लड़का अपने माँ बाप और बड़ी बहन के साथ उसे देखने आया है। फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वह नपतुला जवाब देती और फिर चुप हो जाती। अम्मा के कहने पर वह किचन में गई, चाय का पानी चढ़ा दिया। पानी में उठते बुलबुले देखकर फिर उसके मन में हलचल होने लगी और पेट तक हौल उठने लगा। मन हुआ कि उल्टे पैर दौड़ जाए और कह दे, मुझे अभी नहीं करनी शादी। क्या कहा मालती, ये आवाज़ उसे अनजानी सी लगी। पीछे मुड़ी तो लड़की की बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं आया? वह अचकचा गई। नहीं तो दीदी, वो ये बात नहीं तो क्या बात है? बहन बोली। मालती ने हिम्मत जुटाई और बोलने लगी, दीदी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ,
इसलिए शादी नहीं करना चाहती। अपने पिताजी से ये बात बता दी होती तो हमारा टाइम नहीं खराब होता। दीदी ने नाराजगी जताई। मैंने कहा था लेकिन वे तैयार नहीं हुए। प्लीज आप लोग मुझे नापसंद कर दीजिए। दीदी सन्न रह गई। हम मना कर देंगे तो कल कोई और लड़के वाले आएंगे। कब तक सबसे चिरोरी करोगी? देखेंगे दीदी, कोई हल निकालेंगे। मालती थोड़ा आश्वस्त हो गई। अच्छा, घर जाकर सबसे बात कर बताऊंगी। बाथरूम कहाँ है? मालती बाथरूम की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे लड़की की बहन थी। लड़के वालों के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बाबू चैन की नींद सो रहे थे कि लड़के वालों के सामने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। अम्मा ऊपरी तौर पर सुकून में दिख रही थी। मालती का हाल भी वैसा ही था। मन में विचारों के बवंडर उठ रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे बाबू चले गए। उन्हें इंटरसिटी ट्रेन के साथ गोरखपुर जाना था। जाते जाते अम्मा को सहेज गए कि हो सकता है लड़के वालों के घर से फोन आए, कायदे से बात करना। अम्मा बस जी बोल पाई। बाबू चले गए। अम्मा कल पहनी हुई साड़ी को तह लगाकर बक्से में रख रही थी। उस साड़ी के नीचे मालती को धानी साड़ी की झलक नजर आई। कल की पूरी घटना उसके आंखों के सामने कौंध गई। अम्मा किस तरह यह साड़ी उसके हाथ से झटकी थी और आज छिपा कर उसे रख रही है। मालती झटके से उठ खड़ी हुई और बक्से से धानी साड़ी खींच कर निकाली। अम्मा को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बेबस हिरनी की तरह मालती को निहार रही थी। कहा था ना, कुर्ता बनवाने के लिए यह साड़ी नहीं मिलेगी। अम्मा एक सांस में बोल गई। अब तो मालती को भरोसा हो गया कि जरूर इस साड़ी में अम्मा की दुखती रग छिपी है। वह अम्मा की छाती से चिपट गई, मानो छाती में दफन राज को निकाल कर ही दम लेगी। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मालती असमंजस में थी। अम्मा को चुप कराए या आंसू के रास्ते दर्द बह जाने दे। उसे अम्मा पर दया आ गई। बताओ ना अम्मा, क्या बात है? मालती मचल उठी। तभी फोन की घंटी बजने लगी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी। कौन उठाए फोन? तभी अम्मा को बाबू की ताकीद याद आई और भरे मन से फोन उठाने चल दी। हेलो बोलने के पहले कुछ सेकंड में अम्मा ने खुद को संयत किया। जी नमस्ते। क्यों, क्या बात, कमी क्या है? आगे की आवाज अम्मा के गले में फंस गई। फोन रखते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उदास चेहरे पर मुस्कान घुलने लगी। लंबी सांस छोड़कर अम्मा बोली, चल कुछ दिन के लिए तो चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। क्या मतलब अम्मा? मालती उलझ पड़ी। लड़के वालों ने तुम्हें नापसंद कर दिया। शायद पहली बार किसी लड़की की माँ लड़के वालों का इनकार सुनकर खुश हुई। दोनों माँ बेटी फिर गले लग गईं। कुछ मिनट बाद फिर मालती ने कुरेदा, अम्मा धानी साड़ी की क्या कहानी है? अम्मा उसे टालते हुए किचन में चल दी। लेकिन मालती ने भी तय कर लिया था कि आज अम्मा के दिल में छिपे राज को खोलकर ही रहेगी। उसने अनुमान लगाया, जरूर अम्मा को किसी चाहने वाले ने गिफ्ट की होगी, इसलिए इतना संभाल कर रखी है। फिर पहनती क्यों नहीं? विचार उसे और उलझाते जा रहे थे। अम्मा मेरी कसम बता दो। अब मालती इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। अम्मा भी समझ गई कि अब ये बिना पूरी बात सुने शांत नहीं होगी। उन्होंने लंबी सांस खींचकर आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अम्मा बोलने लगी। मालती को लगा कि अम्मा की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। 18 वर्ष पहले मैं भी इसी मोड़ पर खड़ी थी। पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारे बाबू से तय कर दी थी। किसी ने लड़का नहीं देखा था। बस ये सुनकर सब तैयार हो गए कि लड़का रेलवे में है। मैं 8वीं में पढ़ती थी और खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था। 6 कोस दूर बड़ा स्कूल था। मेरे पिताजी मुझे वहां पढ़ने भेजना नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। वे मुझे ब्याह कर जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते थे। उनके आगे किसी की नहीं चली और मेरी शादी हो गई। मालती ने टोका, शादी हो गई तो फिर कैसे मेरी जैसी स्थिति हो गई? अम्मा बोलने लगी, शादी हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ था। मैं मायके में ही थी। शादी में भी मैंने तुम्हारे बाबू का चेहरा नहीं देखा था, बस आवाज़ सुनी थी। शादी के 20 दिन बाद तक मेहमान रुके थे। उनके जाने के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन मेरा जैसे कुछ खो गया था। 8वीं का रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद विद्यालय में गर्मी की छुट्टी और मेरा विद्यालय से नाता टूटने वाला था। मैं सोचकर डर जाती कि फिर मैं क्या करूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया। मास्टर जी हमारे घर आए। उन्होंने पिताजी को बधाई दी कि आपकी बिटिया परीक्षा में अव्वल आई है। उन्होंने पिताजी से कहा कि मेरा दाखिला बड़े स्कूल में आराम से हो जाएगा। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। मास्टर जी ने भी हार नहीं मानी और एक प्रस्ताव रखा
कि मेरा बड़े स्कूल में नाम लिखवा दिया जाए, भले ही क्लास करने नहीं भेजा जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि घर में ही ट्यूशन लगवा देंगे और प्राइवेट हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने की व्यवस्था कर देंगे। इस पर पिताजी मान गए। वाह माँ, तब तो तुम खुश हो गई होगी। मालती ने खुश होकर पूछा। हाँ रे, मेरी दुनिया फिर से रोशन हो गई। नई किताबें आईं, मैं मन लगाकर पढ़ने लगी। मास्टर जी ने ट्यूशन विनय मिश्रा जी को भेजा, जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया मुझे समझ में आता था। वे बहुत गंभीर रहते थे। कुछ महीने बाद मैं उनसे और विषय भी पढ़ने लगी। वह पूरे धैर्य से पढ़ाते। पढ़ाई की बातों के सिवाय उनके पास कोई बात नहीं होती। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब रोज मैं उनके आने का इंतजार करती। जिस दिन वह नहीं आते मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अब मैं उनसे पढ़ाई के अलावा और बातें भी करने लगी। वह पूरी गंभीरता से सुनते और जवाब देते। उधर ससुराल से बार बार गौना कराने का संदेशा आ रहा था। पिताजी ने आखिर अल्टीमेटम दे दिया कि अब गौना होगा। मैंने कहा कि 10वीं की परीक्षा के बाद गौना कर दीजिएगा, तो उनका जवाब था परीक्षा के समय विदाई करा लाएंगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल की बात किससे कहूँ। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दिल क्या चाहता है। अम्मा, क्या तुम्हें अपने ट्यूटर से प्यार हो गया था? मालती ने हिचकिचाते हुए टोका। नहीं बेटा, मैं शादीशुदा होकर प्यार कैसे कर सकती थी? सच कहूँ तो ऐसा विचार दिल में सीधे कभी नहीं उठा। यह हो सकता है कि रोज रोज कुछ समय साथ बिताने से दिल में कोमल भावनाएं अंकुरित होने लगे हों, पर प्यार नहीं नहीं, ये पाप मेरे मन में नहीं आया था। तभी तो गौने का विरोध नहीं किया। पिताजी ने तय किया कि बोर्ड परीक्षा के 2 महीने पहले मुझे मायके विदा करा लाएंगे। अम्मा, तुम पहली बार ससुराल गई तो कैसा लगा? बताओ ना, क्या धानी साड़ी तुम्हें गौने में मिली थी? एक के बाद एक दनादन सवाल दागने लगी मालती। वह जल्दी से जल्दी इस साड़ी में छिपी कहानी को जान लेना चाहती थी। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अम्मा अपनी प्रेम कहानी उससे छिपा रही थी। उधर अम्मा अपने ससुराल के घर की यादों में डूबने उतराने लगी थी। वहां पहुंचने पर सभी ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन कमरे की दीवारें, आंगन का विस्तार, छत की विशालता सब पराई लग रही थी। मन में भय था। जीवन में अब तक केवल एक पुरुष विनय जी से बात करने और समझने का अनुभव था। जब पहली बार तुम्हारे बाबूजी को देखा तो अन्यास ही मन उनकी तुलना विनय जी से करने लगा। कहा विनय गोरे चिट्टे और कहा तुम्हारे बाबू सांवले। विनय जी का कद लंबा था और तुम्हारे बाबू मुझोले कद के थे। तब तक मेरी उम्र पकी नहीं थी, इसलिए ऐसे रंगरूप का पति पाकर मन खुश नहीं था। शादी के मंडप में मेरी चाची ने दबी जुबान व्यंग किया था। भाई साहब ने हमारी बिटिया को किसके गले बांध दिया तब बुरा लगा, लेकिन अब उनकी बात सही लग रही थी। जब तुम्हारे बाबू ने पहली बार मुझसे अपने कपड़े मांगे तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर डर गई थी। कड़क निर्देशात्मक आवाज़, जैसे कोई अपने गुलाम को निर्देश दे रहा हो। कभी विनय जी ने ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की थी। खाने में कमी निकालना और छोटी छोटी बातों पर बेइज्जती करना उनकी रोज की आदत थी। विनम्रता और स्त्रियों की इज्जत करने में भी विनय भी साबित हुए। सहम कर रहते हुए मैंने कई महीने काटे। बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित हुई तो जान में जान आई। पिताजी विदाई कराने आए और मैं गुलामी के जीवन से मुक्त होकर चल पड़ी। अपने मायके जाने की खुशी थी, ऊपर से विनय जी से मिलने की बेसब्री भी। मायके पहुंचकर उन्हें संदेशा भिजवाया। 3 दिन बाद से वे पढ़ाने आने लगे। वे 2 महीने में पूरा पाठ्यक्रम घोल कर पिला देना चाहते थे। मैं भी पूरे मन से पढ़ाई में ध्यान देने लगी। 2 महीने तक केवल पढ़ाई में ध्यान लगाया। मन चोरी चोरी विनय जी के सामीप्य को अंदर तक समा लेना चाहता था, क्योंकि उनके साथ बिताए पल खुशनुमा एहसास दे जाते। इसका मतलब गलत नहीं समझना। उस दिन के पहले तक विनय जी से मेरे शरीर का एक रोया भी स्पर्श नहीं हुआ था, बस भावनात्मक संबंध थे वे। अम्मा चुप हो गई। वह उठी और रसोई की ओर चल पड़ी। मालती भी पीछे पीछे हो ली। मालती का दिमाग उस दिन की कल्पना करने लगा। जरूर अम्मा प्यार में बहकर विनय जी के साथ संबंध या विनय जी ने हदें पार कर दी होंगी। बताओ ना अम्मा, रुक क्यों गई? मालती ने टोका। अम्मा पानी का गिलास मुंह में लगाकर एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई, जैसे मुंह में घुल गई कड़वाहट को पी जाना चाह रही हो। क्या बताऊं, खुशी का दिन था। बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। मैंने साबित कर दिया कि पिताजी ने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति देकर सही निर्णय लिया था। घर में
खुशी का माहौल था। माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी। गांव के स्कूल के मास्टर साहब भी आए थे। मैंने उनके पैर छुए। वे आगे और पढ़ने का आशीर्वाद देकर चले गए। मैं कॉलेज में पढ़ने का सपना सजोने लगी। विनय जी आए। उन्हें रिजल्ट पता लग गया था। वे बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक पैकेट था। मैं भी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उनके पैर छू लिए। वे अचकचा गए और झुककर मुझे उठाने लगे। ना जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। शायद ये गुरु की खुशी छलक रही थी, पर कुछ ही क्षणों में उन्होंने मुझे अपने से अलग किया और पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुमने मेरा मान रख लिया। ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए है। मेरा सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया है। ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। अब शायद मुलाकात ना हो। आगे पढ़ने का प्रयास करना। हाँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना। तो पहले दिन ये साड़ी पहनकर जाना, मुझे याद करना और मन लगाकर पढ़ना। मैं चाहता हूँ हर लड़की पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। यह कहकर विनय जी चले गए। मैं अपने कमरे में गई और पैकेट खोलने लगी। दिल विनय जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। नारी जाति को कितना आगे ले जाना चाहते हैं वो। पैकेट के अंदर से निकली धानी साड़ी पर मेरे हाथ सरक रहे थे। मन में अजीब सी खुशी थी। अगले ही पल पीठ पर कसकर धौल पड़ी। मैं मुंह के बल बिस्तर पर गिर गई। कानों में तुम्हारे बाबू की गर्म पिघलते शीशे सी आवाज़ सुनाई पड़ी। छिनाल पढ़ाई के नाम पर यहाँ रंगरलियाँ मना रही है, गैर मर्द से चिपट रही है। उल्टा वैश्य बताते बताते अम्मा की हिचकियाँ बन गई। मालती दौड़ गई पानी लेने। अम्मा को पानी पिलाकर अपनी छाती से चिपटा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अम्मा बिना किसी जुर्म के पूरा जीवन सजा पा रही है। दिन में कितनी बार वह मरती और जीती है। मालती आगे की घटना भी जानना चाहती थी, लेकिन अम्मा को दुख भी नहीं देना चाहती थी। वह रसोई में चली आई और चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनाकर कमरे में पहुंची, तब तक अम्मा संयत हो चुकी थी। शायद ये उनकी आदत में शुमार हो चुका था। आखिर कब तक और कितना आंसू कोई बहा सकता है। चाय का कप अम्मा की ओर बढ़ाकर वह एकटक उनकी ओर देखने लगी। अम्मा समझ रही थी कि मालती के अंदर उथल पुथल मची है। वह बोलने लगी, दिमाग से लेकर जुबान तक जितनी भी गंदगी भरी थी सब तुम्हारे बाबू ने मुझ पर फेंक मारी। लात घुसे मार मार कर जब तक मुझे अधमरा नहीं कर दिया, शांत नहीं हुए। तब घर में केवल माँ थी। वह ठहरी पुरानी ख्यालात की। पति परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करना उन्हें गलत नहीं लगा। बस हाथ जोड़कर कहती रही, जमाई जी छोड़ दीजिए, बच्ची है, समझ जाएगी। उन्होंने माँ को भी नहीं बख्शा। उन पर भी लांछन लगा दिया कि बेटी को रासलीला रचाने की छूट दे रखी है। उन्हें भी खूब बुरा भला कहा और लौट गए। पिताजी के आने के बाद माँ ने उन्हें अपनी आंखों देखी बताई। ऊपर वाले का धन्यवाद कि पिताजी को मुझ पर भरोसा था। वह सब सुनकर चुप रहे। अगले कई दिनों तक उनकी चुप्पी पसरी रही। चोट पर माँ हल्दी प्याज गरम कर लगाती और साथ में रोती जाती। पिताजी ससुराल में विदाई कराने का संदेशा भेजते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन पंडित जी को बुलाया और शुभ दिन विचरवाया। मेरा सामान बंधवाया गया। पिताजी मुझे लेकर ससुराल चल पड़े। हम वहाँ पहुँचे। घर में मेरी सास और अजिया सास थी। ससुर जी मुकदमे की सुनवाई के लिए कचहरी गए थे और तुम्हारे बाबू ड्यूटी पर। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। रात ढले तुम्हारे बापू लौटे। वह मुझे देखकर आपा खो बैठे। आंगन में पड़ा पहसुला उठाया और मेरी तरफ लपक पड़े। मुझे लगा कि जीवन का अंत सामने है। आंखें भींच ली। आजी की चीख से दिल दहल गया। मैंने आंखें खोली तो सामने आजी गिरी दिखी। तुम्हारे बाबू हतप्रभ खड़े थे। आजी ने बीच बचाव की कोशिश की थी और बाबू के हाथ का पैसुल उनकी जगह में घुस गया था। घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सास ने चालाकी दिखाई और तुरंत बाहर जाकर लोगों को बताया कि आजी आंगन में फिसल पैसुल पर गिर गई। आजी को अस्पताल ले जाया गया। उनके अस्पताल से लौटने तक घर में सन्नाटा छा रहा। मैं दिन भर सारे काम करती और रात में डरते हुए बिस्तर पर सिमट जाती। तुम्हारे बाबू मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। आजी लौटी तो घर का सन्नाटा टूटा। मैंने दिन रात उनकी सेवा की और उनका दिल जीत लिया। मौका देखकर मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। आजी समझदार थी। उन्होंने बीती ताही बिसार दे की सीख दी मुझे और तुम्हारे बाबू को भी टुकड़े टुकड़े में समझाने लगी। असर नजर आने लगा। अब तक देखकर मुंह फेर लेने वाले तुम्हारे बाबू मुझसे काम भर बात करने लगे, लेकिन वह मुझे गुलाम ही समझते रहे। अब तक उनका यही व्यवहार है। तुम अपनी आंखों से देख रही हो। अम्मा ने मालती के चेहरे पर आंखें टिका दी और पूछ बैठी, मैं तो बस
पढ़ना चाहती थी। विनय जी से मेरे गलत संबंध नहीं थे। तुम बताओ कि मैंने कोई पाप किया था, फिर क्यों हर दिन सजा मिलती रही? मालती जैसे जवाब देने को तैयार बैठी थी। नहीं अम्मा, तुमने कोई पाप नहीं किया था। बाबू ने तुम्हें गलत समझा। अम्मा के चेहरे पर तनाव कम होता नजर आया। लगा जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। बात करते करते दोनों सो गईं। सुबह बार बार घंटी बजने की आवाज़ से दोनों की नींद टूटी। घड़ी पर नजर गई, सुबह के 9 बज गए थे। मालती दौड़ गई दरवाजा खोलने। सामने गुस्से में लाल पीले होते बाबू खड़े थे। दिन रात हाड़ गलाई हम और रानी नीर रही माई बिटिया, बाबू बोलते जा रहे थे। मालती रसोई की ओर चल दी, चाय का पानी चढ़ाने। हाथ मुंह धोकर बाबू चौकी पर बैठ गए। अम्मा उनके सामने चाय और नमकीन रखकर जाने को मुड़ी थी कि बाबू पूछ बैठे, लड़के वालों का फोन आया था। अम्मा के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दूसरे की गलती की सजा पाने की नियति झेलते झेलते वह अंदर तक कमजोर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बोल पाई। उन्होंने इनकार कर दिया। बाबू इसके लिए भी अम्मा को ही खरी खोटी सुनाते रहे, जैसे उनकी आवभगत में कोई कमी थी, जिससे लड़के वाले भड़क गए। कई दिन ऐसे ही गुजरे। मालती भी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। परीक्षा के बाद 3 महीने बीत गए। अब रिजल्ट का इंतजार था। सब ठीक था, लेकिन एक दिन बापू ऑफिस से लौटे और घर के शांत तालाब में बड़ा सा पत्थर दे मारा। कहाँ गई करमजली? किसके साथ टाँका भिड़ा है जो लड़के की बहन को शादी से इनकार करने के लिए मना लिया? आज मुझे लड़के के पिता मिले। मैंने इनकार की वजह पूछी तो कहने लगे आपकी बिटिया नहीं चाहती है शादी करना। कहा मुंह काला कर रही है, लगता है रंगों पे अम्मा का खून हिलारे मार रहा है, तभी पाँव फूट रहा है। बाबू अपनी सोच की सड़ांध फहराते रहे। मालती चुपचाप अपने कमरे में चली आई और तकिए में मुंह दबाकर रोने लगी। बाबू की आवाज़ कानों पर हथौड़ा चला रही थी। अब मालती की शादी वही होगी। मैं कल उनके घर जा रहा हूँ, मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। खाना खाकर बाबू पूरे दिन सोते रहे और अम्मा चुपचाप घर के काम करती रहीं। अगले दिन सुबह रिजल्ट का दिन था। दोपहर बाद मालती इंटरनेट कैफे गई और रिजल्ट सर्च करने लगी। रोल नंबर भरने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब तो गोला घूमता रहा, उसके पेट में बबूले उठते रहे। गोला रुकते ही जो रिजल्ट सामने आया, मालती खुशी से कूद पड़ी। वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। इसका प्रिंट निकलवाकर झूमते हुए घर पहुंची और अम्मा के गले से लटक गई। अम्मा, मैं फर्स्ट आई हूँ। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और पूरे आंगन में गोल गोल घूमने लगी। उसे घूमते घूमते चक्कर आने लगे, लेकिन अम्मा की खुशी पर ब्रेक लगाना नहीं चाहती थी। तभी अम्मा ने उसे सीने से चिपटा लिया। उसका दिल धोखने की तरह चल रहा था। अम्मा उसे चूमने लगी। अब कौन सी कला सिखा रही हो अपनी बिटिया को? बाबू की आवाज़ ने तड़ाक से उन्हें धरती पर ला पटका। अम्मा बोल भी नहीं पाई कि मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और रिजल्ट का प्रिंट उनके सामने कर दिया। उन्होंने जैसे बेमन से देखा और टिप्पणी कर आगे बढ़ गए। चलो, पढ़ाई बहुत हुई, अब शादी की तैयारी शुरू करो। पांडे जी से बात हो गई है, उन्होंने हाँ कर दी है। 2 महीने के अंदर शादी करना चाहते हैं। बाबू शादी की तैयारी में जुट गए। दान दहेज की व्यवस्था की जाने लगी। हलवाई, टेंट वाले को बुलाया गया। सब काम बाबू ने अपने जिम्मे ले लिए थे। उन्हें अम्मा पर भरोसा नहीं था। मालती और अम्मा बस मूक दर्शक थी। तीनों के चेहरे का रंग बदहाल हो रहा था। बाबू तैयारी में हलकान हुए जा रहे थे। अम्मा अपनी बिटिया की सलामती की चिंता में घुली जा रही थी और मालती को अनजाना भय डस रहा था। आगे पढ़ने के सपने मिट्टी में मिलते दिख रहे थे। शादी में बस 1 महीना बाकी रह गया था। बाबू किसी ट्रेन के साथ शाम को ही निकल गए थे। मालती और उसकी अम्मा 9 बजे ही खाना खाकर सोने चली गईं। मालती की आंखें खुली तो अम्मा सिरहाने बैठकर सिर सहलाते मिली। वह उठ बैठी। अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? मालती के सवाल पर अम्मा चुप रही। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अम्मा यथवंतर उठी और एक नया ब्रीफकेस उठा लाई। बिस्तर पर रखकर उसे खोला और मालती के कपड़े उसमें रखने लगी। मालती हतप्रभ देख रही थी। पूरा ब्रीफकेस भर गया था। अम्मा उसकी ओर घूमी और बोली, अपनी ज़रूरत का जो सामान रखना चाहते हो रख लो, तुम्हें अभी जाना है। बोलकर अम्मा अपना बक्सा खोलने लगी। बक्से से धानी साड़ी निकाली और मालती के हाथ पर रख दी। बिटिया, मैं तो ये साड़ी पहनकर कॉलेज नहीं जा पाई, लेकिन तुम मेरा और अपना सपना ज़रूर पूरा करोगी। मेरी बचपन की सहेली दिल्ली में रहती है, उसके पास तुम्हें जाना है, वह एडमिशन में मदद करेगी। मालती हतप्रभ थी। डरी सहमी अम्मा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अम्मा
तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी? मुझे ना पाकर बाबू तुम्हें मार डालेंगे। मालती बोलते हुए रोने लगी। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। मैं तो उस दिन ही मर गई थी जब तुम्हारे बापू ने मुझ पर अविश्वास किया। अब और जीना नहीं चाहती हूँ। तुम जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखना। पढ़कर अपने पैर पर खड़ी हो जाना। समझ लेना तुम्हारी अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अम्मा ब्रीफकेस लिए बाहर के दरवाजे की ओर चल दी। पीछे पीछे मालती बढ़ चली। दरवाजा पार कर कर वह सड़क तक पहुंची और पैदल चलने लगी। थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड पहुंचकर ही रुकी। दिल्ली जाने वाली बस पर बैठाकर उन्होंने मालती का माथा चूम लिया और बुदबुदाने लगी। विनय जी, आपकी इच्छा पूरी हुई। अम्मा बस से उतरी और बिना पीछे मुड़े सीधे घर की ओर चल दी। मालती ने बस की खिड़की का शीशा खिसकाया। बाहर से आती हवा उसे अंदर तक ठंडक पहुंचाने लगी। दूर अम्मा जाते हुए नजर आ रही थी। मालती मुस्कुराई और उसके होंठ फड़क उठे। अम्मा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी करमजली कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।